स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी IQ। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू सी द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। अभी तक हम लोगों ने बेसिकली अराइवल ऑफ द यूरोपियन कवर किया था, एंड अराइवल ऑफ यूरोपियन में वी हैड सीन कि फर्स्ट कंपनी टू अराइव इन आवर कंट्री वॉज पोर्तुगीज़, एंड पोर्तुगीज़ के बाद में डच के बाद में ब्रिटिश के बाद में डैनिश, एंड डैनिश के बाद में फ्रांस। दिस वॉज द सीक्वेंस। आउट ऑफ दिस 5 इंपॉर्टेंट कंपनीज हमने ये भी देखा था कि डैनिश हो सकते हैं, डच हो सकता है, एंड पोर्तुगीज़ हो सकते हैं। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया, एंड अगर वो इंटरेस्ट था भी तो भी एकदम माइनर इंटरेस्ट था, कोई ज़्यादा बड़ा इंटरेस्ट था नहीं। इनके अपने अलग ऑब्जेक्टिव थे, एंड दैट रिड्यूस अस टू ओनली 2 कंपनीज, दैट इज़ फ्रांस एंड ब्रिटेन। एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में जो स्ट्रगल हुआ, दैट इज़ एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, वो हमने कल देखा था। एंड फिर हमने ये भी समझा था कि फ्रांस एंड ब्रिटेन के स्ट्रगल के बीच में कार्नाटिक एंड thereafter हैदराबाद की जो कंडीशन हुई, उससे इट वॉज क्वाइट क्लियर कि इंडिजीनियस आर्मीज या फिर ट्रेडिशनल इंडियन आर्मी वेल ट्रेंड यूरोपियन आर्मी के सामने टिक नहीं पाएंगी। बट द क्वेश्चन हियर वॉज कि मुगल अभी तक जिंदा थे, एंड मुगल्स जब दिल्ली में बैठे हुए थे तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स एज वेल एज फ्रांस दोनों वो अपॉर्चुनिटी देख भी रहे थे कि व्हेन दे कैन स्ट्राइक टू द ब्रिटिश मुगल्स। एंड मुगलों को स्ट्राइक करना कब होगा, देन ऑब्वियसली आपको कुछ साइंस ऑफ वीकनेसेस जो है मुगलों में दिखेंगे तब। ऑब्वियसली मुगल even after the death of the Aurangzeb was one of the strongest power in India, and उनके खिलाफ डायरेक्टली खड़ा रहना is very very difficult even at that period of time, and that's why decline of मुगल हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये साइंस ऑफ वीकनेसेस जो है ये एग्जैक्टली मुगलों में डेवलप कैसे हुए। एंड यही साइंस ऑफ वीकनेसेस के देखने के लिए हम लोगों को ये लेटर मुगल्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड लेटर मुगल्स मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, बहादुर शाह द फर्स्ट बिकेम मुगल एम्पेरर, एंड द लास्ट मुगल एम्पेरर 1857 में बहादुर शाह द सेकेंड, जिसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट किंग है 1707 से लेके 1857 के बीच में, इन्हीं के ऊपर आज और कल हम लोगों को बात करनी है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर सर्टन इनिशियल किंग, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू कवर सर्टन लेटर किंग्स, एंड thereafter वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। बट ये कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ मुगल्स देखने इंपॉर्टेंट इसी वजह से है बिकॉज अभी तक हमने वही देखा था कि ब्रिटिशर्स एंड thereafter फ्रांस, इसके झगड़े में ब्रिटिश बिकेम सुपीरियर, एंड ब्रिटिश वेयर लुकिंग फॉर दैट वीकनेस। सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं तो इवन फ्रेंच वेयर लुकिंग फॉर दैट वीकनेस विद इन मुगल एम्पायर। बट अल्टीमेटली जब तक ये वीकनेसेस पैल्पेबल हुए, दिखने चालू हुए, तब तक फ्रेंच का इंडिया में पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका था। ब्रिटेन रिमेन द सोल सुपर पावर, एंड यही ब्रिटेन ने अल्टीमेटली वीकनेसेस देखे और देखने के बाद इसको इलेबोरेटली अपने फायदे के लिए हार्नेस भी किया। And that is what we are going to study in next 3 to 4 lecture. So we are going to begin today with the decline of Mughal part 1. तो certain important king जो है, that is पहले 3-4 important king today we are going to cover, and thereafter later 3-4 important king, that is 1760 के onward शाह आलम जब king बने तो वाला पार्ट कल देखेंगे। आज 1760 के पहले वाला पार्ट थोड़ा सा कवर करना है। अगेन जाने से पहले you will get the PDF of this PPT on the Telegram channel of us. एंड अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, सिंस दिस लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड लेक्चर, देन फील फ्री टू आस्क मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल। थोड़ा सा लेट होता है इंस्टाग्राम चैनल पे रिप्लाई करने के लिए, इट इज़ गोइंग टू टेक 6 to 7 days, बट ऑब्वियसली आई विल रिप्लाई टू इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स की जब हम लोग बात करते हैं तो मुगल्स का डिक्लाइन जो, उसके पहले हम लोग को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जो है मुगलों का पता होना चाहिए। मुगलों का बैकग्राउंड इन द सेंस दैट कि मुगल एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश इन 1526 इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने मीडियवल इंडिया में इलेबोरेटली कवर भी किया था, और हमने देखा था कि बाबर ने कौन सी नई टेक्नोलॉजी इंडिया में लाई, एंड दिस टेक्नोलॉजी के थ्रू इब्राहिम लोदी को उसने कैसे हराया। एंड आफ्टर बाबर वॉज फॉलोड बाय मल्टीपल ग्रेट मुगल एम्पेरर सच एज हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। वी हैव ऑल्सो सीन इन आवर मीडियवल इंडिया लेक्चर सीरीज कि औरंगजेब व्हेन ही डाइड इन 1707, बाय दैट पीरियड ऑफ टाइम मुगलों में सर्टेन इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो चुके थे। इंटरनल स्ट्रेस मतलब मुगलों का फाउंडेशन जो है वो वीक हो चुका था, एंड ये जो मुगलों का फाउंडेशन वीक हो रहा था वो कहाँ दिख रहा था हम लोग को, जागीरदारी क्राइसिस में, अग्रेरियन क्राइसिस में, इकोनॉमिकल क्राइसिस में। और ये तीनों क्राइसिस हमने इलेबोरेटली मीडियवल इंडिया में डिस्कस भी किए थे। इनको अगेन ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत देखना है, बट इन टुमारोज लेक्चर। बट ऑब्वियसली इन बिटवीन 1526 से लेके 1707 तक हम लोगों को मुगलों का जो एरिया है या फिर मुगलों का जो एम्पायर है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखा है। हमने देखा भी था कि 1707 में मुगलों ने एरिया अप टू कावेरी रिवर जो है वो कैप्चर कर लिया था। इट वाज औरंगजेब हु वाज द ओनली मीडिएवल सुल्तान जिसके पास पूरा का पूरा इंडिया, जिसको आप अखंड भारत भी बोलते हो, वो था। एंशियंट टाइम में भी ऐसा एक ही किंग था, दैट इज अशोका, एंड ऑब्वियसली मीडिएवल इंडिया में ऐसा एक ही किंग है, दैट इज औरंगजेब।
एंड दैट्स औरंगजेब के अंडर की जो टेरिटरी वो सिग्निफिकेंट है, बिकॉज आफ्टर 1707 यही टेरिटरी क्रैक होनी चालू हो गई एंड मल्टीपल न्यू किंगडम जो है वो आने यहाँ पे चालू हो गए। जैसे राजपूताना अलग हो गया, मराठा किंगडम अलग हो गया, अवध अलग हो गया, देर आफ्टर फिर बंगाल वाला एरिया अलग, निज़ाम का हैदराबाद, कार्नाटिक, मैसूर, त्रावणकोर, तो ये सारे मल्टीपल छोटे छोटे किंगडम जो है ये इंडिया में वापस से आने चालू हो गए। मल्टीपल छोटे छोटे किंगडम मतलब इंडिया का पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, एंड यही पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हम लोग को डिक्लाइन ऑफ मुगल में समझना पड़ेगा कि मुगलों ने ऐसी क्या गलतियां की कि जिसकी वजह से जो एक पैन इंडियन एम्पायर बना हुआ था, ये पैन इंडियन एम्पायर वॉज बाउंड टू कोलैप्स इवन व्हेन इट वॉज क्रिएटेड। हमने देखा भी था कि औरंगजेब ही हिमसेल्फ रियलाइज हिज मिस्टेक बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1707 एंड ही हिमसेल्फ हैड प्रेडिक्टेड द फॉल ऑफ द एंटायर मुगल एम्पायर। एंड फिर ये चीज़ें क्यों हुई इसके बारे में कुछ चीज़ें तो हमने मीडिएवल सीरीज में भी देखी, बट आज और कल इसी के ऊपर हम लोगों को बातें जो है करनी है। तो ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज के लिए वी कैन से इन्होंने पैन इंडियन एम्पायर तो बनाया, बट पैन इंडियन एम्पायर बनाने के बाद जो लेटर मुगल जो थे, ये लेटर मुगल्स के अंडर ये पूरा एम्पायर जो है वो कोलैप्स हुआ, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। तो लेट्स मूव। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर मुगल्स की अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर मुगल्स में हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो दिखाई देती है, दैट इज एमर्जेंस ऑफ द रीजनल आइडेंटिटीज। ये रीजनल आइडेंटिटीज इंडिया में हमेशा से प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट रही है। आप आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में आपके रीजनल हीरोज जो है वही सबसे ज़्यादा चलते हैं, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज या फिर इवन महाराजा रणजीत सिंह हो सकते हैं। ये सारे रीजनल हीरोज हैं जिन्होंने इंडिया के इंटीग्रेशन को क्या किया था, एक ज़माने में अपोज किया था। ये इंटीग्रेशन को अपोज करने के पीछे का रीज़न वही था कि इंटीग्रेशन एक इस्लामिक किंगडम करवा रही थी, एंड इस्लामिक किंगडम के अंडर जाने के लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस ये सारे इंपॉर्टेंट किंगडम्स ने इंडिया में दिया। एंड वही चीज़ रही है कि द मोमेंट औरंगजेब डाइड एंड द मोमेंट वीकनेसेस वेर सीन इन मुगल एम्पायर, ये वीकनेसेस सबसे पहले यही रीजनल प्लेयर्स ने तो देखे। तो जो आज तक शांत बैठे थे, जिन्होंने मुगल सुजराइनिटी बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट करके रखी थी, या फिर मुगलों के डर से जो छुपे बैठे थे, ये लोग अब वापस आने वाले हैं। एंड मल्टीपल रीजनल किंगडम जो है ये अब एस्टैब्लिश हुआ है, जिसमें से कुछ जो है बेसिकली सक्सेसर स्टेट बने। सक्सेसर स्टेट वो वाले स्टेट थे जो मुगलों के अपनों ने ही निकाल लिए, मुगलों के ही बड़े मिलिट्री कमांडर, बड़े नोबेलमैन मतलब दरबारी, इन्होंने किंगडम सेपरेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल सादत खान बरहानुल मुल्क क्रिएटेड अवध। वैसे मुर्शीद कुली खान वर्चुअली बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर भी इसी पीरियड में बना। एंड सबसे बड़ा ब्लो अगर मुगल एम्पायर को कहीं से मिला होगा तो निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ ने अपने लिए हैदराबाद किंगडम जो है सेपरेट कार्व आउट कर ली। ये निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, देर आफ्टर सादत खान बरहानुल मुल्क एंड इवन मुर्शीद कुली खान, ये सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर थे मुगल कोर्ट में। एंड फिर इन्होंने ये सबसे पहले अर्लीस्ट साइन देखे कि मुगल कोर्ट में कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाई, एंड जब मुगल कोर्ट में ठीक नहीं चल रहा है तो बेटर है मुगल कोर्ट से निकलो, अपने अपने एरिया में जागीर में जाके बैठो और वहाँ पे इंडिपेंडेंट किंगडम अपने लिए निकाल लो। एंड दैट्स व्हाई दिस सक्सेसर स्टेट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ वीकनेस विद इन मुगल एम्पायर। ये सक्सेसर स्टेट के फाउंडर्स में आपको ये भी दिखाई देगा कि मुगल नोबिलिटी जो है वो भी करप्ट एंड डीके हो रही थी। ये नोबिलिटी, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि दे विल रिमेन लॉयल टू एम्पेयर, it was expected that they will defend the empire, it was expected that they will carry out proper administration of the entire empire for the emperor। बट ये चीज़ें छोड़ के इन्होंने अपने लिए जब इंडिपेंडेंट किंगडम निकालने चालू किए तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ब्रिटिश एंड फ्रांस ये बैठ के देख रहे थे, एंड इसी चीज़ों का तो इन्होंने अल्टीमेटली फ़ायदा उठाया। अगर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ है देन उसके सक्सेसर ही थे जो कौन थे, देन ऑब्वियसली मुजफ्फर जंग, एंड मुजफ्फर जंग के साथ सालाबाद जंग जो फ्रेंच के साथ में चले गए, बट लेटर ऑन ही सारा का सारा एम्पायर जो है हैदराबाद ये ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। इट रिमेन इन इंडिया टिल 1947 जब ऑपरेशन पोलो करके ये एम्पायर को इंडिया ने एक्वायर कर लिया। वैसे अगर हम लोग अवध की बात करें तो सादत खान बरहानुल मुल्क वॉज सक्सीडेड बाय सफदर जंग, सफदर जंग वॉज सक्सीडेड बाय शुजाउद्दौला, एंड यही वो शुजाउद्दौला था जो बैटल ऑफ बक्सार में हारा एंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जिसने ब्रिटिशर्स के साथ साइन की। एंड अल्टीमेटली बंगाल में मुर्शीद कुली खान के ही सक्सेसर थे कौन, देन मल्टीपल किंग, एंड ये मल्टीपल किंग में एक नया नाम जो था वो था बेसिकली सिराजुद्दौला, जिसकी गलतियों की वजह से बैटल ऑफ प्लासी में उसको हार का सामना करना पड़ा एंड एंटायर बंगाल फेल इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटेन। एंड दैट्स जो इंटरनल डीके जो है वो आपको पहले समझने पड़ेंगे कि जो हम इंटरनल डीके या फिर स्ट्रेस फैक्टर की बात करते हैं ये सबसे पहले सक्सेसर स्टेट की वजह से ही आया। ये सक्सेसर स्टेट अगर नहीं होते तो ऑब्वियसली बाकी के बखेड़े जो है वो कंट्रोल करने में मुगल एम्पायर को बहुत मदद मिलती, मुगल एम्पायर को बहुत मदद मिलती।
बट ऑब्वियसली आप ही के इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर जो आपको छोड़ के इंडिपेंडेंट किंगडम निकाल रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, देन ब्रिटिशर्स के लिए, फ्रांस के लिए, एंड इवन जो आपके दुश्मन थे दैट इज राजपूताना, मराठा एंड सिख के लिए इट वॉज एन ओपन इन्विटेशन कि दिल्ली इज बिकमिंग वीक, आप आओ अटैक करो, दिल्ली कोलैप्स तो होनी है। एंड वही हुआ। सक्सेसर स्टेट के साथ हम लोग को वापस से रीइमर्जन दिख रहा है, किसका? तो रिबेल स्टेट का। एंड रिबेल स्टेट मतलब ये ऐसे स्टेट है जो मुगलों ने बड़े मुश्किल से बाबर से लेकर औरंगजेब तक टेम करके रखे थे। टेम करके मतलब एक ज़माने में ये आर्डेंट अपोजर थे मुगलों के, बट इन लोगों को मुगलों ने धीरे धीरे हरा के अपनी नोबिलिटी में शामिल करके इनको शांत करने की कोशिश की थी। ये जो रिबेल स्टेट है उसमें दो सबसे बड़े नाम आता है, एक तो राजपूताना एंड दूसरा मराठा। तो राजपूताना एंड आफ्टर मराठास की अगर हम लोग बात करें तो राजपूताना किंगडम हमने देखा था कि एक ज़माने में बैटल ऑफ तराई, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदावर, ऐसे बड़े बड़े बैटल जो है इन्होंने सुल्तान एंड मुगलों के साथ खेले। हाउएवर बाय द टाइम पीरियड ऑफ द अकबर, राजपूताना ऑल्सो रियलाइज, मुगल ऑल्सो रियलाइज कि हाथ मिलाने में ही भलाई है, वरना परपेचुअल वॉरफेयर भाई कब तक चलाओगे। एंड दैट्स अ पॉलिसी, और राजपूताना पॉलिसी ऑफ अकबर इज इंपॉर्टेंट, जो हमने मीडियल में पढ़ी भी थी। एंड यही पॉलिसी दैट इज राजपूताना पॉलिसी की वजह से राजपूताना बिकेम द कंटेंडर ऑफ द मुगल थ्रोन से द पार्टनर ऑफ द मुगल एम्पायर। एंड यही राजपूताना जो बैठे हुए थे मुगलों के कोर्ट में, जिनको बड़े बड़े मनसब थे, बड़ी बड़ी पोजीशन थे, अब उन्होंने भी कोर्ट में बैठने के बाद जो है सारी चीज़ें देखी कि भाई सब कुछ सकुशल समंगल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई राजपूताना ने अब अपना इंडिपेंडेंस जो असर्ट करना जो है चालू किया। एंड राजपूताना के साथ साथ फिर मराठास अंडर शिवाजी वेर रिबेलियस, मराठास अंडर संभाजी वेर रिबेलियस। बट आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी इन 1689 उसके जो सन एंड सक्सेसर थे दैट इज राजा शाहू महाराज, ही हैड एक्सेप्टेड मुगल सुजेराइनिटी। मुगल सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करना मतलब 1707 से लेके 1749 का रेन था, किसका? तो शाहू महाराज का। एंड शाहू महाराज को इंडिपेंडेंट रूलर नहीं थे, उन्होंने मुगलों की सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी। बट इन्हीं के अंडर पेशवाल जो थे उन्होंने धीरे धीरे करके अपने लिए इंडिपेंडेंट किंगडम निकालना चालू किया, बिकॉज दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द सक्सेसर स्टेट के फाउंडर दैट इज असफ जहां, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद राजपूत ऑल्सो। एंड इवन मराठाज रियलाइज कि मुगल कोड जो है वो डीके हो रहा है, एंड मुगल कोड अगर डीके हो रहा है देन वी कैन इजीली गो एंड वी कैन इजीली ब्रिंग दैट एंटायर ट्री डाउन। एंड दैट्स व्हाई फिर सक्सेसर स्टेट, देयर आफ्टर रिबेल स्टेट, एंड इसके अलावा फिर हम लोगों को तीसरा दिखता है दैट इज इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब ये ऐसे स्टेट है जो मुगलों के अंडर ज़्यादा नहीं थे, या फिर ये न्यूली एमर्जिंग किंगडम थी, जैसे जाट स्टेट हो सकता है, त्रावणकोर स्टेट हो सकता है, फिर इवन सिख हो सकता है, दैट इज़ महाराजा रंजीत सिंह का खालसा लैंड। तो ये सारे इंडिपेंडेंट किंगडम जो है ये भी हम लोग को दिखाई देने चालू हुए। और इंडिपेंडेंट किंगडम आने के पीछे का रीज़न वही था कि सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो रही है, हर एक इंडिपेंडेंट किंगडम अपना इंडिपेंडेंस असर्ट कर रहा है, तो उसमें कुछ नए प्लेयर्स तो जुड़ने ही वाले थे, जिसमें सिख हो सकता है, एंड सिख के साथ साथ फिर अल्टीमेटली वी कैन इवन talk about basically this one that is Travancore, and we can even talk about Jat. Now many of you might contend कि सर सिख तो पहले से भी रिबेलियस थे, many of you might contend सर जाट भी तो पहले से रिबेलियस थे। Yes, they were rebellious, but उनके पास कोई किंगडम नहीं थी। अगर हम लोग बेसिकली गुरुशिप की बात करें तो गुरु नानक से लेके गुरु अर्जन देव तक सारे ही मुगल एम्पायर का रिलेशन ये लोगों से अच्छा रहा है। गुरु नानक जो है वो बाबर से मिले, जिन्होंने बाबर वाणी भी लिखी थी। एंड वैसे अगर हम लोग गुरु अर्जन सिंह की बात करें तो गुरु अर्जन देव को ही जो बेसिकली अमृतसर वाला जो प्लॉट है उसके ऊपर गोल्डन टेम्पल खड़ा करने की या फिर हर मंदिर साहिब बनाने की परमिशन अकबर ने ही दी थी। इट वॉज ओनली आफ्टर जहांगीर रिलेशन थोड़े से खराब हुए, बट गुरुज जो है उन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो प्रोक्लेम नहीं किया था। इट हैपन ओनली अंडर खालसा, एंड खालसा जो है बेसिकली लेटर मुगल्स के पीरियड ऑफ टाइम में बनी थी, तो दैट्स उसको हम लोग इंडिपेंडेंट स्टेट में डालते हैं। एंड सेम गोज विद जाट, जाट पीपल वेर देयर इवन ड्यूरिंग टाइम ऑफ द सल्तनत, बट इंडिपेंडेंट जाट किंगडम जो है ये बेसिकली 1730s 40s ऑनवर्ड बनना चालू हुआ। तो सिख हो सकते हैं एंड आफ्टर जाट, दे वर रिबेलियस पीपल बट दे डिड नॉट हैव एनी किंगडम ऑफ देयर ओन। एक किंगडम जो है उन्होंने लेटर ऑन, जब लेटर मुगल में साइंस ऑफ वीकनेसेस दिखाई देने चालू है तब बनाने चालू कर दिया। तो ये एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक रहा है ऑफ द लेटर मुगल। ये लेटर मुगल्स में ही अल्टीमेटली इंडिया का क्या हुआ, पॉलिटिकल टुकड़े पड़ने चालू हुए, दैट इज पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो चालू हुआ। अगर आप मराठाज लैंड लो, अगर आप हैदराबाद लो, अगर आप अवध लो, आप राजपूताना लो, ये कोई इंडिया के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये लोग अपने इंडिपेंडेंट किंगडम के लिए काम कर रहे थे। एंड आपने एक डायलॉग सुना भी होगा कि मराठाज वेर बिगेस्ट कंटेंडर ऑफ द इंडियन थ्रोन,
मराठाज ने क्यों नहीं लिया फिर इंडियन थ्रोन? बिकॉज दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। उनके लिए अपना स्वराज जो है वही इंपॉर्टेंट था। और ये कंसेप्ट ऑफ स्वराज एंड साम्राज्य मैंने आपको मीडिएवल इंडिया के जो लास्ट लेक्चर हुए थे शिवाजी महाराज के, उसमें समझाया भी था। देयर आफ्टर इंटरनल डीके जो है वो मुगल कोर्ट में चालू हुआ, दैट इज फ्यूड अमॉन्ग द नोबिलिटी। एंड यही फ्यूड अमॉन्ग नोबिलिटी जो है वो सल्तनत के कोलैप्स का भी रीजन था। अगर आपको याद रहेगा तो मीडिएवल इंडिया में हम लोगों ने नोबिलिटी का जो कॉम्पोजिशन जो है वो काफी इलेबोरेटली जो है डिस्कस करके रखा था। तो नोबिलिटी अगर हम लोग देखें तो टर्क्स, उज़्बेक या फिर ताजिक है, देयर आफ्टर तुरानी, देयर आफ्टर ईरानी, देयर आफ्टर हमारे पास जो है बेसिकली गुलाम आते हैं, देयर आफ्टर हमारे पास और कुछ कैटेगरी है दैट इज हिंदुस्तानी, एंड देयर आफ्टर हमारे पास हिंदू भी है, एंड इनके साथ साथ हमारे पास अफगान नोबिलिटी भी है। तो ये डिफरेंट फैक्शंस है मुगल कोर्ट में एंड सुल्तान के कोर्ट में। मुगल एंड सुल्तान के कोर्ट में जो डिफरेंट फैक्शंस रहे हैं, तो ये फैक्शंस में अपने बीच में ही हमेशा से झगड़े जो है वो लगे ही हुए थे। सुल्तान की अगर आप बात करोगे, सल्तनत की बात करोगे, तो सल्तनत में टर्क्स फैक्शन वाज ऑलवेज हैविंग अपर हैंड, एंड यही टर्क्स फैक्शन जो हमेशा अपर हैंड रखता था, अगर इनकी पावर को थ्रेट हुआ तो दिस पीपल स्टार्टेड टू रिवॉल्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के ब्यूरोक्रेसिक मेजर यही थे कि टर्किश लोगों की जो सुप्रीमेसी थी एम्पायर में, सल्तनत में, वो खत्म हो रही थी। दैट्स व्हाई पीपल वेंट अगेंस्ट मोहम्मद बिन तुगलक, एंड जिसके वजह से अल्टीमेटली पूरे के पूरे सल्तनत का ही कोलैप्स हुआ। वैसे वी कैन इवन टेक एन एग्जाम्पल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द एंटायर सल्तनत कि जो बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के मेजर थे, हिंदू लोगों को एंड हिंदुस्तानी लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का, उसके वजह से सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था। एंड वैसे ही वी कैन इवन टॉक अबाउट बेसिकली मुगल पीरियड ऑफ टाइम में, तो मुगल पीरियड ऑफ टाइम में ही हिंदुस्तानी एंड हिंदू फैक्शन जो है उनका क्या हुआ, अल्टीमेटली परसेंटेज बढ़ता ही गया। हिंदुस्तानी मतलब कन्वर्ट लोग, जो पहले हिंदू थे जो लेटर ऑन इस्लामिक रिलीजन में कन्वर्ट हुए, तो उनको हिंदुस्तानी बोलोगे, एंड हिंदू मतलब प्रॉपर हिंदू फैक्शन। बाय द एंड ऑफ द औरंगजेब्स डेथ 1707 मुगल नोबिलिटी में ऑलमोस्ट 50% पीपल जो है ये हिंदू एंड हिंदुस्तानी फैक्शन से बिलोंग कर रहे थे, बिकॉज औरंगजेब ने दक्खन वाला एरिया कैप्चर करके रखा था। एंड जब आप दक्खन कैप्चर करोगे एंड ऑब्वियसली दक्खन के साथ साथ जो है वहाँ की जो हिंदू नोबिलिटी वो आपके अंडर आने ही वाली है, जिसी की वजह से जागीरदारी क्राइसिस भी हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, जो मीडियल में हमने बात की थी। तो ऑब्वियसली जब इनका इन्फ्लुएंस कोर्ट में बढ़ेगा 1707 ऑनवर्ड, तो ये लोग अपना इन्फ्लुएंस टिकाने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई तो मस्ती है करेंगे ही करेंगे। एंड उसी चक्कर में नोबिलिटी फ्यूड जो वो हुए। इसका एक एग्जाम्पल आपने हमेशा सुना भी होगा कि फॉर एग्जाम्पल जुल्फिकार खान, एंड जुल्फिकार खान जो है उसके बाद आए हुए सईद ब्रदर, ये सईद ब्रदर्स, एंड सईद ब्रदर्स के बाद आए हुए बेसिकली हमारे पास है निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, एंड देयर आफ्टर सादत खान बरहान उल मुल्क। तो सादत खान बरहान उल मुल्क, निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ, ये भी एक फैक्शन रहा है। नाउ जुल्फिकार खान जो है ही बिलोंग टू द टर्क फैक्शन, एंड टर्किश फैक्शन की सुप्रीमेसी उसने मेंटेन करके रखी थी ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जहांगीर शाह। हाउएवर जब टर्क्स के हाथ में पावर जाने लग गई तो ऑब्वियसली बाकी के फैक्शंस को दर्द होगा, हुआ भी वही। देन केम द सईद ब्रदर्स, जिन्होंने अल्टीमेटली ये जहांगीर शाह को मार दिया एंड फारूक सियार जो है उसको थ्रोन के ऊपर चढ़ा दिया। बट सईद ब्रदर देमसेल्फ वर रिलीजियसली कन्वर्ट पीपल, दे बिलोंग टू द हिंदुस्तानी फैक्शन। एंड वैसे ही जब हिंदुस्तानी फैक्शन की जब बेसिकली आपकी पावर बढ़नी चालू हो गई, तो ये जब पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अब बाकी के सेक्शन जो उनको दर्द होगा, एंड दैट्स व्हाई फिर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ एंड देयर आफ्टर सादत खान बरहानुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ जो है बेसिकली ये पर्शियन फैक्शन का हेड था, ताजिक, तुरानी, ईरानी, एंड सादत खान बरहानुल मुल्क ये टर्किश फैक्शन का हेड था। इन दोनों ने हाथ मिला दिया, अल्टीमेटली सईद ब्रदर्स को मार दिया। उनका जो एम्पेरर था फारूक सियार, उसको उनका जो एम्पेरर था बेसिकली मोहम्मद शाह रंगीला, उसको अपने पास कर लिया, एंड अपने पास करने के बाद जो बेसिकली पूरा के पूरे कोर्ट के ऊपर टर्किश नोबिलिटी की सुप्रीमेसी इन्होंने वापस लगा दी। अब ये सारे फैक्टर धीरे धीरे आगे जाएंगे तब देखेंगे, बट ये इंटरनल नोबिलिटी फ्यूड जो है, जो मुगलों को ही नहीं एक जमाने में सल्तनत को भी ले डूबा था, यही इंटरनल नोबिलिटी का फ्यूड अब वापस से अपना हेड उठाना चालू कर रहा है। वाई? बिकॉज एम्पेरर्स आर बिकमिंग वीक, एंड एम्पेरर अगर वीक माइंडेड हो, एम्पेरर अगर सॉफ्ट हो, तो फिर आपके ब्यूरोक्रेट या फिर आपके जो इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर है वो आपके हाथ के बाहर जाएंगे ही। हुआ भी वही, जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम जो है वो चालू हुए।
इन्हीं के पीरियड में अगर लेटर मुगल्स देखे तो इंडिया के ऊपर फॉरेन इन्वेजन जो है अब वापस चालू होने वाले थे ना। फॉरेन इन्वेजन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि वाई फॉरेन इन्वेजन ऑकर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। फॉरेन इन्वेजन अगर आपको याद रहेंगे तो फॉरेन इन्वेजन इंडिया में बस एक ही जगह से हो सकते हैं, दैट इज काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस। इट वाज औरंगजेब जिसने ये लास्ट टाइम पे काबुल कंधार लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो अपने अंडर लाई थी। इनफैक्ट औरंगजेब जो है हिमसेल्फ वाज अ बैटल हार्डन मिलिट्री कमांडर एंड इन दैट कैपेसिटी वो खुद एक जमाने में बाल्ख बदख्शान वाला कैंपेन, मतलब एक्सट्रीम वेस्टर्न अफगानिस्तान का बाल्ख बदख्शान वाला एरिया वो अपने अंडर लाने का कैंपेन इसने किया था और वो लेके भी आया था। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1707 ये वाला जो एरिया है दैट इज अफगानिस्तान वाला एरिया वो बाय एंड लार्ज औरंगजेब के अंडर ही था। एंड दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द सन एंड सक्सेसर ऑफ औरंगजेब बहादुर शाह जो है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के लिए रफली पकड़ के चलना कि 1688 से लेके 1707 ही वॉज बेसिकली गवर्नर ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का ही हेड था। एंड दिस पर्टिकुलर बहादुर शाह अल्टीमेटली व्हेन ही वाज हेडिंग दैट एंटायर गवर्नमेंट देन यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि कितना सिग्निफिकेंट अफगानिस्तान वाला एरिया मुगलों के लिए था। मुगल ऑलवेज अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रेटेजिक रूट कि अगर इंडिया के ऊपर अटैक होने वाला है, अगर दिल्ली पर अटैक होगा तो वह अफगानिस्तान वाले एरिया से ही होगा, बिकॉज अफगानिस्तान वाले एरिया से फिर अल्टीमेटली खैबर पास, नीचे पेशावर, तक्षशिला से नीचे फिर अल्टीमेटली लाहौर से अल्टीमेटली विल एंटर इनटू भटिंडा से फिर दिल्ली। तो ये रूट अगर प्रिवेंट करना है तो अफगानिस्तान अपने अंडर रखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली लेटर मुगलों ने इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया एंड इसी चक्कर में पूरा का पूरा इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो वो ओपन हो गया, जहां में अल्टीमेटली फॉरेन इन्वेजन जो चालू हुए। नाउ द फर्स्ट ग्रेट फॉरेन इन्वेजन वाज ऑफ नादिर शाह जो 1739 में हुआ एंड फिर अहमद शाह अब्दाली जिसने 1748 से लेके 1764 के बीच में ऑलमोस्ट 8 से 9 अटैक जो इंडिया के ऊपर किए, जिसमें 5 मेजर इन्वेजन थे। इसमें से कुछ पढ़ेंगे बट एक तो पढ़ना ही है, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में हुआ। तो फॉरेन इन्वेजन जब आपके कैपिटल पे चालू होंगे, आपके एरियाज में चालू होंगे, देन आपके एम्पायर में भाई गड़बड़ तो है ही है। एंड यही गड़बड़ जो है बेसिकली अब हम लोगों को आगे देखनी भी है। एंड देयर आफ्टर फिर एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ टाइम दैट इज 1707 से लेके रफली 1760 के बीच में ही मुगलों की अथॉरिटी भले ही वीक हो रही थी बट मुगलों की नॉमिनल सुजेराइनिटी ओवर एंटायर इंडिया अभी भी मेंटेन थी। इंडिया का हर एक रूलर, सक्सेसर स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, रिबेल स्टेट, भले ही अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करके बैठा हुआ था, ऑल ऑफ देम हैड इलैबोरेट कॉन्टैक्ट विद मुगल एंड दिल्ली में बैठा हुआ मुगल बादशाह है उसकी नॉमिनल सुजेराइनिटी एक्सेप्ट करने का काम इसमें से हर किसी ने किया था। वो करने के पीछे रीज़न क्या था? रीज़न एक ही था कि किसी को नहीं पता था कि मुगल की पावर जो है वो इतने हद तक वीक हो रही है। ये तो आपको और हमको पता है आफ्टर कैरिंग आउट दी एनालिसिस। उस जमाने में इंफॉर्मेशन का इतना फ्लो नहीं था एंड दैट्स व्हाई कोई भी एक सक्सेसर स्टेट, रिबेल स्टेट या फिर इवन इंडिपेंडेंट स्टेट डायरेक्ट मुगलों के अगेंस्ट जाने की हिम्मत जो वो नहीं जुटा पा रहा था। इट वॉज ओनली आफ्टर 1761 जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, सिचुएशन टुक अ वेरी ड्रास्टिक टर्न, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात भी करेंगे। तो दिस वॉज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लेटर मुगल्स। एंड ये कैरेक्टरिस्टिक में आपको यही चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो मुगलों में डेवलप्ड हुए, जिसकी अभी हम लोगों ने बात की, अब ये इंटरनल स्ट्रेसेस हर एक किंग में कैसे डेवलप्ड हुए एंड हर एक किंग इस टाइम पे एग्जैक्टली कर क्या रहा था, अब वो भी हम लोगों को जो है देखना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली दी रफ ये जो है क्रोनोलॉजी ऑफ द लेटर मुगल्स, जो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह द फर्स्ट से लेके बहादुर शाह द सेकेंड तक। इसमें बस एक चीज़ जो उसको आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है कि ये जो पीरियड जो है शाह आलम द सेकेंड का, ये रफली 1760 से लेके 1806 का आपको करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो कि 1760 से लेके 1860 इज द टाइम पीरियड ऑफ द एम्परर शाह आलम। ओके, सो दैट विल बी दिस थिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल। तो अब लेटर मुगल जो एक एक जाके देखेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे क्या क्या चीज़ें इन्होंने की जिसकी वजह से ये इंटरनल स्ट्रेसेस जो भी हम लोगों ने ओवरऑल देखे वो एक्चुअल में एम्पायर में डेवलप्ड हुए। तो सबसे पहले जो लेटर मुगल है उसमें सन एंड सक्सेसर ऑफ द औरंगजेब दैट इज बहादुर शाह द फर्स्ट। एज फार एज बहादुर शाह द फर्स्ट इज कंसर्न, देन कुछ फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है। इसका एक्चुअल नाम प्रिंस मुअज्जम था और इसको हिस्टोरियन है काफ़ी खान नाम के कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन है, इसी के कोर्ट में थे। तो ये काफ़ी खान जो है बेसिकली इन्होंने शाह ए बेखबर भी बताया था
बिकॉज अकॉर्डिंग टू काफ़ी खान कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन, उनका वही कहना था कि भाई ये जो प्रिंस मुअज्जम है इसको अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है इसकी खबर ही नहीं होती थी। तो ये खबर नहीं होती थी, ये सुनने में अच्छा लगता है, बट ये एलिगेशन जो है वो काफ़ी क्या है, बड़ा एलिगेशन है। बिकॉज वी डू नो फॉर श्योर कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मुगलों का एंड सल्तनत का काफ़ी अच्छा था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कोई भी एम्पायर का एक हॉलमार्क होता है। एंड इफ़ यू रिमेंबर देन बरीड एंड मुनियाज नाम के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है, ये बरीड एंड मुनियाज नाम के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर है, मुगलों ने भी मेंटेन किए थे, सुल्तान लोगों ने भी मेंटेन किए थे। एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का रिवाइवल जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से हुआ था, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट था फॉर द एंटायर सल्तनत। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्यों था? तो सुल्तान एंड मुगलों को यही इंटेलिजेंस की वजह से इंडिया में और आजू बाजू में क्या हो रहा है इसकी खबर फटाक से पता चल जाती थी। एंड इन्फॉर्मेशन इज अ पावर। ओके, जितने जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन पता चले उतने जल्दी यू कैन गो एंड यू कैन कर्ब एनी पर्टिकुलर रिवॉल्ट, उतने जल्दी यू कैन सॉल्व एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड हम लोगों को ये भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि औरंगजेब के पीरियड में औरंगजेब जो है हर दिन सुबह उठने के बाद जो है ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा जो है इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ने में बिता देता था। सेम वॉज टू इवन फॉर द शिवाजी महाराज, कि शिवाजी महाराज जो है उनका भी डेली का अर्ली शेड्यूल जो है हमेशा से इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे ही चलता था। तो अगर कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहा है, इट मीन्स क्या है कि आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो कोलैप्स हो चुका है। और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है देन यू आर डन, यू आर ओवर। यही चीज़ जो है एक ज़माने में राजपूताना किंगडम ने इंडिया में की थी। इफ़ यू रिमेंबर कि अगर हम लोग बैटल ऑफ तराई की बातें करें तो बैटल ऑफ तराई जो हुआ था फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड 1191 एंड आफ्टर 1192, ये बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान को तब तक पता नहीं चला अटैक हुआ है जब तक इन्वेडिंग आर्मी जो है साइट में नहीं थी। एंड ऑब्वियसली अगर आपके सामने आपको दिख रहा है इन्वेडिंग आर्मी आपके ऊपर अटैक कर रही है, देन उस जमाने में किंग के पास कोई स्टैंडिंग आर्मी थोड़ी ना हुआ करती थी। तो आपको आर्मी बुलाने के लिए, आर्मी को आने के लिए, बैटल प्रिपरेशन के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो एक सडन ऑनस्लॉट जो आपका हो जाता था, ये इस चीज़ के वजह से इंटेलिजेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एंड यही इंटेलिजेंस जो अब मुगलों का पूरा जो है बर्बाद हो चुका था। इसी का एविडेंस अब हम लोग को दिखाई देगा 1739 में जब नादिर शाह ने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया। ये नादिर शाह के इन्वेजन के टाइम पे भी बेसिकली जब तक आर्मी जो है ये पेशावर के गेट तक नहीं आई, मतलब बेसिकली हिंदू कुश रेंजेस पूरे क्रॉस कर दिए, नादिर शाह पर्शिया से निकला, अफगानिस्तान आया, पेशावर उसने जब तक क्रॉस नहीं किया तब तक दिल्ली के दरबार में खबर ही नहीं थी कि इन्वेजन हो रहा है। एंड दैट्स वाई फिर एकदम हरिड आर्मी जो है एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने जमा करी। एंड फिर ये आर्मी को लेकर अल्टीमेटली बैटल ऑफ करनाल हुआ जिसमें वो हार गया। बट ये इंटेलिजेंस डाटा अगर आपके पास नहीं है तो मिडिवल पीरियड में आप कुछ भी नहीं हो। यू शॉल बी नोइंग, यू शॉल बी इन्फॉर्म पर्सन, एंड एज अ सुल्तान या फिर एम्परर आपको तो चीज़ें पता होनी ही चाहिए, बिकॉज यू शॉल बी नोइंग कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है। और एक वेरी अनफॉर्चुनेट रीज़न है बेसिकली, और फिर एक वेरी अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है इंडिया की डिटेरियोरेटिंग पॉलिटिकल सिस्टम का। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली 1756 में यही पर्टिकुलर ईयर में अल्टीमेटली अलीवर्दी खान जो है ही डाइड, एंड अलीवर्दी खान अल्टीमेटली सक्सीडेड बाय सिराजुद्दौला इन वेयर बंगाल। एंड फिर अलीवर्दी खान के कोर्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे हम लोग को ये चीज़ पता चली है कि जो कल हम लोगों ने एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल देखा था, ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल में अल्टीमेटली निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ साथ कार्नाटिक का क्या हुआ। ये कार्नाटिक में एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये 1754 से पहले हो गई चीज़ें, इनको 1756 में पता चली। एंड अलीवर्दी खान के बारे में भी लेटर ऑन देखेंगे तो उसने तो बेसिकली ओपन स्टेटमेंट भी देके रखे हैं कि मेरे जाने के बाद हैटमैन जो है वो मेरा पूरा एरिया जो खा जाएंगे। तो ऑब्वियसली अलीवर्दी खान को ये सारी चीज़ उसके डेथ बेड पे पता चली। 1754 तक वहाँ पे क्या हो रहा है साउथ में इन लोगों को पता ही नहीं था। एंड जो इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम एंड जो इंटेलिजेंस नेटवर्क टिल टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब इंडिया में था वो काफ़ी सिग्निफिकेंट था। एंड वही पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो कोलैप्स हो गया था। एंड कोलैप्स होने के पीछे का रीज़न क्या है? यही इंडिया का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। ये पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जैसे ही इंडिया का हो गया तो ऑब्वियसली फिर एक किंगडम जो वो सील पैक हो जाता था, वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकलना बिकम्स डिफिकल्ट। एंड दैट्स वाई पॉलिटिकल इंटीग्रेशन जैसे ही इंडिया में दिखाई देने चालू हो गए तो इन्फॉर्मेशन मुगलों के कोर्ट तक पहुँचना जो है वो बंद हो गई। एंड दैट इज़ वन ऑफ द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस कि अब इंडिया के ऊपर जो है बेसिकली जितने भी इन्वेजन होंगे वो इन्वेजन में इंडिया हारने वाला है। वो इन्वेजन ब्रिटिशर्स का हो सकता है, नादिर शाह पर्शियन हो सकता है, अहमद शाह अब्दाली अफगान हो सकता है।
तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट तो आपको लगेगा जिस जिस स्ट्रॉन्ग किंग के बारे में आप पढ़ोगे, बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी हो सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद में इवन सिकंदर लोदी, उसके बाद में बाबर से लेकर औरंगजेब, सबके पास अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क था, खुद का बनाया हुआ था, जिसमें ट्रस्टेड बंदे उन्होंने डाल के रखे थे। एंड फिर ये नेटवर्क में बरीड मुनियाज जैसे ऑफिसर जो है वो काम भी करते थे। अब शायद इंडिया में वो नहीं बचा था, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन भी हमको नहीं मिलती। एंड कोर्ट हिस्टोरियन ही अपने एम्पायर के ऊपर अब एलिगेशन लगा रहे कि भाई इसको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या चल रहा है। तो मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्क के ऊपर क्या हुआ, एक बेसिकली दुर्लक्ष्य हुआ, मतलब बेसिकली इंटेलिजेंस नेटवर्क जब इग्नोर हुआ। अगेन वन ऑफ द साइन ऑफ द इंटरनल स्ट्रेस जब मुगलों में आपको दिखाई देंगे। देयर आफ्टर फाइनेंशियल सिचुएशन जो पहले से ही डिटेरियोरेटेड थी, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में मुगलों का जो है बहुत ही बुरा हाल था। एंड फिर ये फाइनेंशियल सिचुएशन डिटेरियोरेट होने के पीछे के जो रीजन है वो भी हमने देखा था कोई नए नहीं थे। ये सबसे पहला साइन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है मुगलों में आया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। शाहजहां की जो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर की जो झील थी, इट वॉज कॉस्टिंग एम्पायर टू मच। ये हम लोगों ने मीडियल इंडिया के लेक्चर्स में देख लिया था कि इवन सिर्फ और सिर्फ अगर ताजमहल की ही बात करें तो इट टुक ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपीज ऑफ दैट पीरियड ऑफ द टाइम ताजमहल को बनाने में। एंड 10 करोड़ रुपया उस जमाने का काफ़ी सिग्निफिकेंट सम था। एंड फिर आप उस जमाने की बात कर रहे हो जब जमाने में बेसिकली वॉरफेयर वॉज क्वाइट ऑर्डिनरी। तो वॉरफेयर करने में पैसा खर्च करने के जगह आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में पैसे जो है खर्च कर दिए। वैसे ही रफ एस्टिमेट ऑफ द एंटायर शाहजहानाबाद, एक नई सिटी शाहजहां ने बनाई थी, उसका खर्चा रफली 25 करोड़ के अराउंड का जो है बताया जाता है। एंड दैट्स उसके बाद जब औरंगजेब आया था तो औरंगजेब ने लिटरली आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बैन ही कर दिया था। औरंगजेब के टाइम पे ना आपको पेंटिंग दिखेगी, ना म्यूजिक दिखेगी, ना कोई बड़े आर्किटेक्चर दिखेंगे, बिकॉज पैसे नहीं है। बट फिर भी औरंगजेब ने एक गलती की कि जो बचा हुआ पैसा जो है वो लगा दिया अपना दक्खन कैंपेन में। एंड वी हैव सीन कि दक्खन कैंपेन अल्टीमेटली रून्ड औरंगजेब, इट रून्ड अल्टीमेटली एंटायर मुगल, बिकॉज यही दक्खन कैंपेन में अल्टीमेटली जागीरदारी क्राइसिस, अग्रेरियन क्राइसिस एंड इकोनॉमिकल क्राइसिस जो पहले से था वो एक्सेंचुएट हुआ। एंड ये क्राइसिस जब आपके एक्सेंचुएट होंगे दक्खन वाले एरिया में, देन ऑब्वियसली फिर उसके बाद जो आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन और वीक होगी। ये कितनी वीक होगी कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज डेथ 1707 में औरंगजेब अपने ही रॉयल किचन के जो बर्तन है सोने चांदी के, उसको पिघला के कॉइन्स बना के अपने नोबलमैन में बांट रहा था। तो अगर ये कंडीशन के ऊपर मुगल एम्पायर आ चुका है तो दैट्स इट वाज क्लियर कि इनका कोलैप्स तो होने ही वाला है। एंड दैट्स औरंगजेब कोई बेवकूफ़ आदमी तो था नहीं। इवन ही रियलाइज एट हिज डेथ बेड ये एम्पायर जो है मेरे बाद नहीं चलने वाला है, वो खत्म होने वाला है, बिकॉज फाइनेंसेस जो है अब वो पूरे के पूरे जा चुके हैं। एंड यही फाइनेंसेस को और डिटोरिएट करने का काम जो है बेसिकली किसने किया, देन पॉलिसीज ऑफ द बहादुर शाह द फर्स्ट। अब ये पॉलिसीज भी देखेंगे थोड़े टाइम में कि जो पूरे एम्पायर जो है उसमें कुछ अपसेट फैक्टर हम लोगों को अब दिखाई देते हैं। अपसेट फैक्टर मतलब सबसे पहले आपकी नोबिलिटी है, तो नोबिलिटी आपकी आपसे अपसेट है बिकॉज ऑफ द जागीरदारी क्राइसिस ऑफ द औरंगजेब। सेकेंड अपसेट फैक्टर जो है वो था बेसिकली मराठास। मराठास अपसेट थे बिकॉज दे वर रेडी टू पार्टेक they were ready to come into the fold of the empire, बट फिर भी औरंगजेब परपेचुअल वॉरफेयर इनके लैंड पे जाके खेल रहा था। वैसे ही फिर इसी पीरियड ऑफ टाइम में इवन सिख लोग जो है वो भी अपसेट थे, एंड देयर आफ्टर जाट पीपल जो है वो भी अपसेट थे। एंड ऑब्वियसली जब आपके एरिया में या फिर आपके कंट्री में इतने सारे लोग अपसेट होंगे तो आप एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट इनके लिए करोगे ही। बट पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के चक्कर में आपने आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो और डिटोरिएट करवा दी। तो यही पॉलिसी जो है अब बहादुर शाह द फर्स्ट की जो हम लोगों को देखनी है। तो ये जो पॉलिसी जो है उसमें सबसे पहले जो है वी कैन क्लियरली सी एक एक करके रिकन्सिलिएशन जो है अब वो बहादुर शाह ने चालू किया। सबसे पहले 1707 में औरंगजेब डाइड इन डेक्कन, ही डाइड बेसिकली इन खुलताबाद। खुलताबाद इज बेसिकली एरिया, खुलताबाद इज बेसिकली एरिया अराउंड दौलताबाद। तो दौलताबाद, खुलताबाद ये मॉडर्न डे औरंगाबाद एरिया ऑफ महाराष्ट्र, जिसको अब संभाजी नगर बोला जाता है, ऑफ महाराष्ट्र में है। तो ये वाले एरिया में जैसे औरंगजेब मरा तो बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम एवरीबडी इन मुगल एम्पायर नो कि बादशाह को वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। एंड दैट्स वाई 1707 में ही प्रिंस मुअज्जम जो लेटर ऑन बहादुर शाह द फर्स्ट बना, वो अफगानिस्तान से पहले दक्खन में आया एंड दक्खन से पूरा का पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में शिफ्ट करना है। दैट वाज द प्राइमरी टास्क, बिकॉज हमने देखा था कि औरंगजेब वाज सिचुएटिंग इन डेक्कन फ्रॉम 1681। तो ऑलमोस्ट 27 साल के लिए दिल्ली खाली पड़ी थी।
एंड दैट्स वाई दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन लेके जाना ज़रूरी है। बट आप वो तभी कर सकते हो जब दक्खन वाला एरिया शांत रहे। एंड दक्खन वाले एरिया में आप 27 साल के वॉरफेयर के बाद आपको ये चीज़ तो पता चली थी कि दक्खन तभी शांत होगा जब आप इनको इंटरनल ऑटोनॉमी दोगे, जब यही का एक कोई तो बंदा जो है आपके लिए अब काम करेगा। एंड फॉर दैट पर्पज शाहू वॉज चोजन। एक हाफ हार्टेड रिकन्सिलिएशन प्रोग्राम जो है मराठास के साथ साइन किया गया। एंड शाहू जो है बेसिकली उनको दक्खन का चार्ज दिया गया। ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द किंग ऑफ द मराठा इन 1707 और उनको दक्खन में सर देशमुखी के राइट दिए, बट चौथ वाला राइट जो है वो नहीं दिया। और ये क्यों नहीं दिया, अगर मिडिवल के लेक्चर आपने देखोगे तो आपको पता भी चल गया होगा कि सर देशमुखी जो है ये क्या है एंड देयर आफ्टर चौथ है, ये क्या है, ये मराठा टैक्सेस है। और मराठा टैक्सेस के बारे में हम लोगों ने पहले से ही देखा था कि चौथ एंड सर देशमुखी की अगर हम लोग बात करें तो मराठा टैक्सेशन सिस्टम जो है उसके ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ना मराठास के लिए हमेशा से ये प्रॉब्लम था कि इनकी कोर आर्मी जो है ये सारी की सारी मावल एरिया जो है इनका, यहाँ का एक अग्रेरियन फोर्स है एंड उन्हीं की बनी हुई है। तो दैट्स वाई इनके आर्मी को हमेशा मावला आर्मी भी बुलाया जाता था, बिकॉज मावल नाम का एक एरिया है, वहाँ के अग्रेरियन फोर्स ही तो इनका आर्मी का कोर हुआ करता था। आपने मूवीज वूवीज में भी देखा होगा कि मराठा के जो बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर है वॉर टाइम में वॉर खेल रहे एंड पीस टाइम में खेती बाड़ी कर रहे हैं। एंड दैट्स वाई मराठास के लिए कॉन्ट्रम हमेशा से ही था कि अग्रेरियन टैक्सेस हम लगा नहीं पा रहे, लैंड टैक्सेस जो हम एक्स्ट्रा लगा नहीं पा रहे। यू कैन नॉट हैव दैट सिचुएशन ना कि जहाँ पे आपकी आर्मी मेजॉरिटी एग्रेरियन फोर्स ही है एंड फिर उन्हीं के ऊपर आप एग्रीकल्चरल टैक्स भी लगा रहे हो, फिर वो लोग आपके लिए वॉरफेयर क्यों खेलेंगे। एंड दैट्स वाई सिंस लैंड टैक्स इज नॉट एन ऑप्शन, शिवाजी महाराज ने ही सर देशमुखी एंड आफ्टर चौथ ये जो दो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्सेज जो वो डेवलप करके रखे थे। अब शिवाजी महाराज का वही कहना था कि भाई मेरे पास बहुत बड़ा लैंड है, अब ये लैंड जो है ये लैंड के ऊपर बहुत सारे विलेजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं एंड फिर ये विलेजेस का एक हेड है दैट इज बेसिकली देशमुख। महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल टाइटल है कि देशमुख इज बेसिकली विलेज हेड। तो ये जो देशमुख जो विलेज हेड है उनके अंडर लैंड है, उनके अंदर पीजेंट है और वो पीजेंट जो है बेसिकली देशमुखों को ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है। तो देशमुख अपने एरिया में ऑब्वियसली पहले से ही टैक्स लगा के बैठ रहा है। अगर मैं शिवाजी महाराज अगर एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊं तो पीजेंट लोगों का क्या होगा, प्रॉब्लम बढ़ेगा, उनके ऊपर डबल टैक्सेशन पड़ेगा। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि मैं एक नया कंसेप्ट लाऊंगा भाई सर देशमुखी। सर देशमुखी मतलब आई विल बी द हेड ऑफ ईच एंड एवरी देशमुख एंड इन दैट कैपेसिटी हर एक देशमुख जो अपने लैंड में से जितना भी रेवेन्यू लगा के पैसा कमा रहा है उसका 10% मतलब जितना इनकम है भाई देशमुख का, ये इनकम का 10% जो है वो मराठास को देगा, दैट इज शिवाजी महाराज को देगा, बिकॉज शिवाजी महाराज हिमसेल्फ हैड कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ सर देशमुख। एंड दैट्स व्हाई सर देशमुखी का जो राइट है ये इंपॉर्टेंट रेवेन्यू सोर्स मराठास के लिए रहा है। इनके लिए कॉन्ट्रम आपको समझना पड़ेगा कि आर्मी में मेजॉरिटी अग्रेरियन फोर्स है, उन्हीं के ऊपर टैक्सेशन आप नहीं लगा पा रहे हो। तो अपने देशमुख जो हर एक एग्रीकल्चरल लैंड या फिर विलेज का एक हेड है तो आपने उनके ऊपर ही टैक्स लगाने चालू किए, बिकॉज वो देशमुख के अंडर लैंड है। फिर वो पीजेंट वहाँ पे जो बैठा हुआ है उसको देशमुख को पैसा देना पड़ रहा है, देशमुख पहले से उसके ऊपर कोई ना कोई तो रेवेन्यू लगा रहा है। एंड फिर वही देशमुख जो है अब वो उसका हेड मैं हूँ, मतलब सर देशमुख हूँ एंड इन दैट कैपेसिटी फिर वहाँ से 10% पैसा जो है सर देशमुख को आना चाहिए, हेड को आना चाहिए। तो दिस इज बेसिकली सर देशमुखी एंड दैट्स व्हाई सर देशमुखी जो है ये विथ इन स्वराज लगाई जाती थी। विथ इन स्वराज मतलब बेसिकली शिवाजी महाराज की जो टेरिटरी थी ये विथ इन टेरिटरी के ऊपर लगने वाला टैक्सेशन था। ऑन दी अदर हैंड ये स्वराज से या फिर बेसिकली देशमुखी से इतना पैसा नहीं आ रहा था एंड दैट्स व्हाई फिर शिवाजी महाराज ने एक और चीज़ चालू की दैट इज बेसिकली रेड। अब मराठाज रेड जो है ये बहुत बुरी चीज़ है, ये रेड के बारे में हम लोग लेटर ऑन इलेबोरेटली देखेंगे भी जब पेशवाज में जाएंगे तब। और रेड कोई अच्छी चीज़ होती है नहीं, देखो मराठास डाले, मुगल डाले, सल्तनत डाले, अल्टीमेटली रेड हमेशा बुरी होती है। बिकॉज अब आप जब एक एरिया में रेड डालते हो तो रेड डालने के पीछे के पर्पस क्या होता है। सबसे पहले अगर वो अर्बन एरिया में है तो अर्बन एरिया में आप रेड डालो तो हर एक इंपॉर्टेंट घर है वो लूटोगे। देर आफ्टर वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ऑफिसर है उसको लूटोगे। लूटने के लिए अगर किसी ने अपोज किया तो उसको आपको जिंदा मारना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वहाँ पे बेसिकली जो बच्चे हैं एंड देर आफ्टर औरतें उनको आप कैप्चर करोगे। क्यों कैप्चर करोगे? बिकॉज ऑब्वियसली वो जो है उनको आप स्लेव मार्केट में बेच सकते हो। अक्रॉस इंडिया स्लेव मार्केट तब चल ही रहा था, स्लेवरी इंडिया में 19th सेंचुरी में लेटर ऑन एबॉलिश हुई है। एंड वैसे ही फिर अल्टीमेटली अगर आप विलेज एरिया में रेड मारोगे सेम एस्पेक्ट, बट यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स जो है वो लूटे जाएंगे
एंड देयर आफ्टर गाय बैल जो होते हैं दैट इज एग्रीकल्चरल एनिमल है वो लूटे जाएंगे, बिकॉज उनका इस्तेमाल आप आपके एरिया में कर सकते हो। एंड अगेन यहाँ पे जो औरतें हैं या फिर बच्चे हैं उनको उठा के क्या किया जाएगा, स्लेव मार्केट में बेचा जाएगा। नाउ शिवाजी महाराज ने रेड में बहुत ही एथिकल कंडक्ट जो है या फिर एथिकल एस्पेक्ट जो वो डेवलप करके रखे थे कि कोई भी रेड में बेसिकली स्लेवरी जैसी चीज हम लोग नहीं करेंगे, मतलब वुमन फोक एंड वुमन फोक के बाद जो चिल्ड्रन है उनको हाथ नहीं लगाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली रेड जो है पेशवाज के अंडर डिटेरियोरेट हुई एंड पेशवाज ने अल्टीमेटली वुमन एंड चिल्ड्रन जो उनको भी नहीं छोड़ा, उनको उठा के ये लोग स्लेव मार्केट में बेचा करते थे। अल्टीमेटली रेड इतनी ड्रेडेड थी मराठा की कि इसका एक आतंक उस जमाने में था। एंड दैट्स व्हाई मराठाज ने शिवाजी महाराज के अंडर ही एंड आफ्टर पेशवा के अंडर ये चौथ नाम का इंस्ट्रूमेंट डेवलप करके रखा था कि स्वराज मतलब इनकी टेरिटरी है, तो आउटसाइड ऑफ स्वराज वाले एरिया में ही ये रेड मारेंगे, खुद के एरिया में तो रेड नहीं मारेंगे। तो आउटसाइड स्वराज मतलब स्वराज को छोड़ के जो ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी में जब रेड मारेंगे तो ऑब्वियसली वहां से लूटपाट होगी। तो अगर आपको रेड नहीं चाहिए, आपको रेड बेसिकली प्रिवेंट करनी है, तो आप आपका जितना रेवेन्यू है उसका 25% जो है मराठास को दे दो। दैट्स व्हाई इट इज चौथ इज 1/4, दैट इज 25%। तो मराठास ने निजाम ऑफ हैदराबाद को, मराठास ने राजपुताना को, मराठास ने मुगलों को एंड मराठास ने इवन बेसिकली बंगाल को हैरेस करना चालू कर दिया कि हम तो आपके ऊपर भाई रेड डालेंगे, बिकॉज आपका एरिया अलग, हमारा एरिया अलग, हमारा स्वराज है, आपका साम्राज्य है, एंड इन दैट कैपेसिटी अगर आपको हमारी रेड नहीं चाहिए तो आप हमको क्या दो, चौथ दो। तो चौथ जो है वो हमेशा से कहाँ होता था, आउटसाइड ऑफ द स्वराज होता था। स्वराज इज बेसिकली शिवाजी महाराज की टेरिटरी या फिर अपनी टेरिटरी, एंड साम्राज्य मतलब मुगलों की टेरिटरी या फिर नॉन शिवाजी टेरिटरी। तो वहां से चौथ आएगा एंड सर देशमुख की फिर अपनी ही टेरिटरी से डाली जाती थी, बिकॉज अग्रेरियन टैक्सेस जो है वो ज्यादा नहीं बढ़ाना। अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द शिवाजी महाराज रेन, ये भी आपको याद रखना, और मैंने आपको बताया भी था कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ दी 1674 शिवाजी महाराज ने अल्टीमेटली छत्रपति नाम का टाइटल अडॉप्ट कर लिया। ही केम इनटू द ब्राह्मणिकल फोल्ड एंड तब जाके उन्होंने अग्रेरियन टैक्सेस जो वो लगाने चालू किया। बट ऑब्वियसली बाय 1674 अब स्वराज काफी बढ़ चुका था, तो दैट्स अग्रेरियन टैक्सेस तो इन्होंने लगाए, बट लगाने के साथ साथ जो सर देशमुखी वाला टैक्स जो है वो भी कंटिन्यू रखा। एंड यही वाला एस्पेक्ट जो है लेटर ऑन इवन पेशवास के अंडर भी चला। इन पेशवास में तो इसको जबरदस्ती से वसूला भी जाता था। एंड दैट्स अगर आप महाराष्ट्र में आज भी देखोगे तो पेशवास का नाम इतना अच्छा नहीं है जितना मराठास का है, बिकॉज जो इंस्ट्रूमेंट मराठास ने डेवलप किए वही इंस्ट्रूमेंट लेटर ऑन पेशवास के अंदर जाके बहुत ही स्ट्रिंजेंटली इंप्लीमेंट हुए एंड आफ्टर क्या हुआ, सारा डिटेरियोरेशन हो गया। एंड यस, मराठास अलग है, पेशवास अलग है, इन दोनों का बेसिकली कंफ्यूज नहीं करना, ये जीएस हिस्टोरियन का काम होता है। मराठा इज अ सेपरेट कास्ट, इट इज जाति। टोटल 96 सबकास्ट है जिनका मिलकर एक बड़ा कम्युनिटी बना है, दैट इज मराठा। ये मराठा जो है बेसिकली अलग जाति है, पेशवाज आर बेसिकली ब्राह्मण पर्सन, ब्राह्मण एक अलग जाति वर्ण है। तो ये दोनों का बीच का जो इंटरनल स्ट्रगल है उसके ऊपर जब मराठास में जाएंगे तब बात करेंगे। बट इन एनी केस मराठास के साथ अगर आप देखोगे तो ये लाइन का मतलब आपको समझ में आएगा कि डेक्कन में इसने सर देशमुखी तो दे दी, मतलब मराठा का जो स्वराज है, ये स्वराज जो है बेसिकली वहां पे अब शाहू महाराज का ही रूल होगा भाई, एंड शाहू महाराज जो है वो वहां पे रूल तो करेंगे एंड दैट्स उनको सर देशमुखी मिलेगी, बट चौथ नहीं दी। तो मतलब भाई मुगलों का एरिया वो मेरा ही एरिया। एम्पेरर शाह बहादुर शाह फर्स्ट ने तो वही बोला कि भाई मुगलों का एरिया मेरे एरिया, मैं अपने एरिया से आपको चौथ क्यों दूं, आपको तो बिठाने का ही काम मैं कर रहा हूँ, तो आपको कोई चौथ वोथ नहीं मिलेगा। हम जो है बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देंगे, आपका एरिया जो हमने रिकॉग्नाइज किया वहां पे यू कैन गो फॉर दी सर देशमुखी। एंड दैट्स एक हाफ हार्टेड रिकंसिलिएशन का एफर्ट जो मराठास के साथ दिख रहा है। बट ये क्यों हुआ है वो भी आपको समझना पड़ेगा कि इट वॉज बेसिकली अ हैस्टी अरेंजमेंट, जल्दी जल्दी में किया हुआ अरेंजमेंट है, बिकॉज 27 साल के लिए जो दिल्ली अब खाली पड़ी थी वो दिल्ली को संभालने की जरूरत थी। एंड बहादुर शाह के पीछे सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि कुछ भी करो बट ये मराठा लैंड में से अपनी आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वापस उठा के जो है दिल्ली में लेके जाओ, अपने एरिया में लेके जाओ। दक्खन वाला एरिया अपना एरिया नहीं है, वहाँ के लोग अपने आप को मान ही नहीं रहे, हम एक है करके। एंड दैट्स तो औरंगजेब को 27 साल का ऑपोजिशन हुआ है, तो इनके एरिया से भाई बाहर निकलो और अपने एरिया में जाके बैठो। देयर आफ्टर सेकेंड जो है बेसिकली सिख। नाउ एज फार एज सिख कम्युनिटी इज कंसर्न, इन्होंने औरंगजेब के पीरियड ऑफ टाइम ऑनवर्ड जो है बहुत ज्यादा रिवॉल्ट जो है वो किए थे। 9 सिख गुरु जो है उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था, एंड 10 सिख गुरु गोविंद सिंह जो है उनके और औरंगजेब के रिश्ते भी कोई अच्छे नहीं थे।
एंड दैट्स अपने रिलीजन को बचाने के लिए 10 सिख गुरु ने खालसा आर्मी 1699 में बना के रखी थी। हाउएवर डेथ ऑफ औरंगजेब वाज अ गुड न्यूज फॉर गुरु गोबिंद सिंह जो 10 सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह एंड आफ्टर एम्परर बहादुर शाह के बीच में जो है चैनल ऑफ निगोशिएशन ओपन हुआ, जिसमें ये दोनों 1707 में ही एक दूसरे से मिले भी। हाउएवर जो कंक्लूजन था निगोशिएशन का वो पूरा होने से पहले ही थोड़े से माइनर इंटरनल स्कर्मिशेस एंड म्यूचुअल डिसरेस्पेक्ट के वजह से अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए गुरु गोबिंद सिंह नांदेड़ वाले एरिया में चले गए थे एंड वहीं पे अल्टीमेटली उनका मर्डर हो गया। बट वहां पे मर्डर होने के बाद गुरु गोबिंद सिंह का जो बेसिकली सक्सेसर थे बंदा बहादुर, वो कभी भी इनके साथ जो है रिकंसाइल कर ही नहीं पाए। इंटरनल स्टोरी काफ़ी बड़ी है। गुरु गोबिंद सिंह जो है उनके जाने के बाद बेसिकली उनका जो पूरा का पूरा जो गुरुशिप जो है उन्होंने एक बुक में दैट इज आदि ग्रंथ जो है उसके पास जो ट्रांसफ़र कर दिया था। एंड यही आदि ग्रंथ को आप गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जानते हो। एंड गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर जैसे ही इन्होंने अपना सारा का सारा जो पावर वो ट्रांसफ़र कर दिया तो उसके बाद में इंस्टीट्यूशन ऑफ गुरुशिप खत्म हुई। बट बंदा बहादुर जो है ही वॉज ऑलवेज टॉटेड एज द नेक्स्ट गुरु एंड दैट्स व्हाई बंदा बहादुर जो है ही कुड नेवर टेक इट लाइटली एंड दैट्स व्हाई आफ्टर द डेथ ऑफ गोबिंद सिंह उसने अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में जो है पूरा का पूरा खालसा आर्मी एंड आफ्टर मुगल जो है इनको वॉरफेयर के रास्ते में ही ढकेल दिया। इसको रोकने की कोशिश जो है गुरु गोबिंद सिंह की जो वीडो है माता सुंदरी या फिर अमृता सुंदरी उनके नाम से वो जानी जाती है, उन्होंने बहुत रिकन्सिलिएशन करने का भी ट्राई किया बट अल्टीमेटली हुआ नहीं। बट ऑब्वियसली सिख आर्मी उस जमाने में इतनी बड़ी नहीं थी कि डायरेक्ट मुगलों के सामने वो टिके। हुआ भी वही कि धीरे धीरे करके जो मुगल आर्मी उन्होंने सिख लोगों को सराउंड करना चालू किया एंड सराउंड करने के बाद 1715 में अल्टीमेटली एक बैटल ऑफ गुरुदासपुर नंगल हुआ। ये बैटल ऑफ गुरुदासपुर नंगल में अल्टीमेटली बंदा बहादुर है उनको कैप्चर किया गया एंड लेटर ऑन ही वाज एग्जीक्यूटेड। एंड फिर ये सिख रिलीजन के साथ मुगलों के फिर जो झगड़े हैं अब ये कंटिन्यूस ही रहने वाले थे। अल्टीमेटली ये झगड़े बढ़ के कहाँ पे जाएंगे तो ऑब्वियसली अराइवल ऑफ द महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह में जाएंगे तो अब देखेंगे कि सिख आर्मी थ्रू आउट 18th सेंचुरी, खालसा आर्मी थ्रू आउट 18th सेंचुरी कर क्या रही थी। एंड आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह ने भी 1809 में ब्रिटिशर्स के साथ एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जिससे सतलज जो है उसको इंडिया का साइंटिफिक फ्रंटियर बना दिया। सतलज के नीचे वाला एरिया इंडिया है भाई एंड वो एरिया जो है वो बेसिकली ब्रिटिशर्स का है। सतलज के ऊपर वाला एरिया जो लैंड ऑफ खालसा है, लैंड ऑफ पंजाब है और वो मेरा मतलब महाराजा रंजीत सिंह का है। तो सिख रिलीजन जो है उनके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। एंड आफ्टर फिर जाट जो है बेसिकली माइनर प्रिंसिपैलिटी थी। माइनर प्रिंसिपैलिटी मतलब ये कम्युनिटी उस जमाने में इतनी बड़ी नहीं थी। ये रिबेलियस एलिमेंट सल्तनत के टाइम से ही थे बट इनके भी अब क्रीम किंगडम जो हम लोग को दिखाई देने चालू हुए। तो जाट चीफ चूरामन जो है ही इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर। चूरामन के बाद ही सक्सेसर जो है रहे इनके सूरजमल, ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द जाट ट्राइब। बट इन एनी केस जाट लोगों के साथ जो है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड आफ्टर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से जो है रिकन्सिलिएशन के एफर्ट किए गए। बट ये रिकन्सिलिएशन के चक्कर में अल्टीमेटली जाट लैंड के बाजू वाला ही लैंड है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का इंपॉर्टेंट सिटी होता है ग्वालियर, मालवा का इंपॉर्टेंट सिटी है उज्जैन एंड आफ्टर फिर रोहिलखंड का इंपॉर्टेंट सिटी है मेरठ। ये वाले एरियाज मैंने आपको पहले भी बोला था याद रखने हैं। तो ये जो बेसिकली बुंदेलखंड वाला जो एरिया जो है ये थोड़ा सा क्या हुआ देन अपसेट हुआ बट फिर भी बुंदेलखंड जो है सराउंडिंग वाला ही एरिया था, इनके साथ भी रिकन्सिलिएशन किए गए। जब सिख लोगों के साथ झगड़े चल रहे थे तो सिख लोगों के साथ झगड़े में बुंदेलास एंड आफ्टर जाट चीफ जो उन्होंने मुगलों को मदद भी की थी। तो एक पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन तो आपको दिखाई देगी बट ये पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन के चक्कर में गड़बड़ क्या हुई कि मराठा टेरिटरी हाथ से चली गई, जाट टेरिटरी एंड आफ्टर बुंदेल टेरिटरी वो हाथ से चली गई एंड आफ्टर इवन सिख लैंड जो है वो भी अपसेट था एंड दैट्स ए रेवेन्यू सोर्सेज जो है वो कम हुए। एंड जब आपकी एम्पायर में पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस है एंड फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर आप अपने खुद के ही रेवेन्यू सोर्स कम करोगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल गड़बड़ होगी ही होगी। एंड इसमें इसकी भी बेचारे की कोई गलती है नहीं टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वॉट एवर ही वॉज डूइंग ही वॉज बेसिकली जस्ट प्रिवेंटिंग द डिटेरियोरेशन ऑफ द एम्पायर। एम्पायर खत्म होने वाला था तो औरंगजेब ने बोल के रखा था बिकॉज एक कॉनंड्रम का आंसर औरंगजेब को खुद नहीं मिला कि भाई करे तो करे क्या। तो अगर औरंगजेब जैसे ग्रेट मिलिट्री कमांडर के पास अगर ये आंसर नहीं है तो बहादुर शाह के पास इसका आंसर कहाँ से आएगा। एंड दैट्स व्हाई नॉन विजनरी पॉलिसी या फिर बेसिकली पॉलिसी ऑफ रिकन्सिलिएशन के चक्कर में
पूरी की पूरी टेरिटरी तो डिसइंटीग्रेशन का इसने चालू करवा ही दिया, बट उसके साथ साथ अल्टीमेटली फाइनेंशियल बर्डन जो पहले से ही था, अब उसको और डिटोरिएट करने का काम जो है ये इसने अल्टीमेटली कर दिया। एंड फिर बहादुर शाह द फर्स्ट जो है अल्टीमेटली डाइड अ नेचुरल डेथ एट द एज ऑफ 67। वो एम्पेयर बना ही था एट द एज ऑफ 63 एंड 63 और 1707 की बात कर रहा हूँ। यू कैन क्लियरली से उस जमाने में 63 साल जीना वही सबसे बड़ा टास्क था। ये बंदा 63rd ईयर्स ऑफ एज में एम्पेयर बना था, तो हार्डली ज़्यादा टाइम इसके पास नहीं बचा था। विद इन 5 ईयर दैट इज एट द एज ऑफ 67 ही डाइड अ नेचुरल डेथ। एंड उसके मरने के बाद अब कोर्ट फैक्शनलिज्म जो है मुगलों में वो हम लोग को सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है इज बेसिकली जुल्फिकार खान। एंड जो अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था कि मुगल कोर्ट इंट्रिग्यूज, अब ये कोर्ट इंट्रिग्यूज में जो फैक्शनलिज्म जो भी मैंने अभी आपको बताए थे थोड़े टाइम पहले, नाउ यू विल सी कि ये कोर्ट इंट्रिग्यूज के जो फैक्शन जो है वो कैसे एक दूसरे के अगेंस्ट जो है प्ले कर रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली बहादुर शाह द फर्स्ट डाइड, एंड बहादुर शाह द फर्स्ट के बाद मुगल कोर्ट में सबसे बड़ा सवाल था हु विल बी द नेक्स्ट पर्सन। एंड फिर नेक्स्ट पर्सन वही होगा जिसको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्शन जो है कोर्ट का, दैट इज बेसिकली टर्क्स एंड उज़्बेक, उनका सपोर्ट रहेगा। एंड ये टर्क्स एंड उज़्बेक फैक्शन का ही लीडर था जुल्फिकार खान। एंड यही टर्क्स एंड उज़्बेक फैक्शन का जो लीडर था जुल्फिकार खान, ही वाज वन ऑफ द ट्रस्टेड मिलिट्री कमांडर ऑफ औरंगजेब ऑल्सो। ये पर्टिकुलर पर्सन जो औरंगजेब का राइट हैंड आदमी भी माना जाता था, एंड ही अल्टीमेटली साइडेड विद जहांदर शाह। बट सिंस जहांदर शाह ओड ऑल हिज पावर टू जुल्फिकार खान, जहांदर शाह ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जुल्फिकार खान की बातें मानना भी चालू किया और एक्सेसिव इंपॉर्टेंस दिया। अब ये चीज़ें जहांदर शाह ने की क्यों? बिकॉज बैटल ऑफ सक्सेशन कोई बड़ा नहीं हुआ था, मुगल कोर्ट के ऊपर ये बंदे का बहुत ज़्यादा होल्ड था। एंड ये बंदे ने जैसे ही बोला कि भाई ये बंदा एम्पायर बनना चाहिए, बन भी गया। एंड दैट्स व्हाई इट वाज क्वाइट लेजिबल फॉर दिस बहादुर शाह की जहांदर शाह की जुल्फिकार खान की बातें वो माने। एंड बट अल्टीमेटली बातें मानने के चक्कर में कोर्ट के फैक्शन अपसेट हुए। कोर्ट में बैठे हुए जो दूसरे फैक्शन, अब उन्होंने ये चीज़ देखनी चालू की कि अगर एम्पेरर आपकी मदद की वजह से अगर एम्पेरर बन रहा है तो एम्पेरर आपकी बात सुनेगा, उसको सुननी पड़ेगी। एंड अगर ये सिनेरियो में अगर आप एम्पेरर को ढकेल रहे हो, देन ऑब्वियसली आपका फैक्शन एंड वो फैक्शन का जो लीडर है ऑब्वियसली उसकी पोजीशन कोर्ट में क्या होगी, सबसे सिग्निफिकेंट होगी ही होगी। एंड दैट्स व्हाई तो जुल्फिकार खान जो है उसने एक बैड प्रेसिडेंट एम्पायर में सेट कर दिया। अब यही प्रेसिडेंट लेटर ऑन वी कैन से दैट सबसे पहले जो है सईद ब्रदर फॉलो करने वाले थे, उनके अगेंस्ट फिर निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ सादत खान बरहानुल मुल्क फॉलो करने वाला था, और उसके बाद अल्टीमेटली फिर सफदरजंग वॉज द वजीर ऑफ द एम्पायर, लेटर ऑन उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी फॉलो करने वाला था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज़ है ये मुगल कोर्ट के इंपॉर्टेंट फैक्शन है। एंड यही फैक्शनलिज्म का एक बड़ा ड्रॉबैक जो है अब आपको यहाँ पे मुगल एम्पायर में जो है एम्पायर में बेसिकली दिखेगा। तो अगर फीचर अगर हम लोग देखें जहांदर शाह के पूरे रेन के, देन ऑब्वियसली रिलेशन विद द रीजनल पावर जो है ऑब्वियसली इसने और फ्रेंडली करने चालू कर दिया, बिकॉज अब ऑप्शन तो था नहीं। नाउ यू आर सिटिंग विद एन एम्पायर जहाँ का कोर्ट आपके हाथ में नहीं है, टेरिटरी में जो इंपॉर्टेंट रिबेलियस एलिमेंट बैठे हुए हैं, सक्सेसर स्टेट, रिबेल स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, उनको भी कंट्रोल करना जब मुश्किल हो रहा है, और कंट्रोल करना भी है तो मिलिट्री एक्सपीडिशन खेलने पड़ेंगे। मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए पैसा किधर है? पैसा है ही नहीं, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन जो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें अल्टीमेटली शाहू जो है उसको दक्खन के सराउंडिंग वाला एरिया जो है वहाँ पे चौथ का राइट जो है वो भी दिया गया। मतलब दक्खन में सिर्फ मराठा किंगडम ही नहीं आता, दक्खन में बेसिकली आपको दिखेगा मालवा का साउथर्न पार्ट, गुजरात का साउथर्न पार्ट, एंड देयर आफ्टर इवन वी कैन टॉक अबाउट पूरा का पूरा निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाला एरिया जो वो भी आता है। एंड दैट्स व्हाई फिर ये सारी एरिया के ऊपर मराठास को जो है खुश करने के लिए चौथ के अधिकार जो है वो भी दे दिए। एंड दैट इज हाउ धीरे धीरे अब मराठास की पावर जो है साउथर्न एरिया में बढ़ने वाली थी। अल्टीमेटली यही पीरियड में बालाजी विश्वनाथ करके एक बंदा पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ बिकेम पेशवा इन 1713, एंड यही बालाजी विश्वनाथ ही वॉज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ द हेरेडिटरी पेशवाशिप इन मराठा एम्पायर। तो इनके बारे में भी लेटर ऑन बात करेंगे। रिलीजियस एटीट्यूड में ही एबॉलिश जजिया, बिकॉज पूरे एम्पायर में हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू मेजॉरिटी को बहुत ही ज़्यादा जो अपसेट है बिकॉज ऑफ द अग्रेरियन क्राइसिस, उनको शांत करना तो आपको उनको कोई ना कोई तो पर्क्स देने पड़ेंगे, तो आपने जजिया एबॉलिश कर दिया ना। यहाँ पे भी आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा कि जजिया यहाँ पे भी एबॉलिश हुआ। लेटर ऑन जो है बेसिकली ये जो है सईद ब्रदर्स उन्होंने भी एबॉलिश कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे मेरे को लाइव सेशन में भी सवाल पूछते हैं कि सर ये क्या पंगा है।
तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे आज के टाइम पे टैक्सेशन पॉलिसी हर साल के बजट में चेंज होती है, यहाँ पे भी वही होता था। एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन दी यू कैन से कि ट्रेजरी का जो कंडीशन है उसके ऊपर ये डिसीजन लिए जाते थे कुछ एडिशनल टैक्सेस की ज़रूरत है कि नहीं। जैसे औरंगज़ेब ने 1669 में जजिया जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, बट औरंगज़ेब ने 1704 में जजिया को जो है एबॉलिश कर दिया। बट एबॉलिश करने के बाद 1707 में औरंगज़ेब ने इसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया, बिकॉज 1707 तक आते आते ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी हो रही थी। तो दैट्स वाई जहाँ से आपको एडिशनल टैक्सेशन आएगा वहाँ पे आपको लगाने पड़ेंगे। एंड फिर यही 1707 से जो कंटिन्यूड जजिया जो है वो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एबॉलिश हुआ। ये एबॉलिश सिर्फ एक ही साल के लिए हुआ। जैसे ही नेक्स्ट किंग आएगा, दैट इज एम्परर फारूक सियार आएगा, वो वापस से जजिया लगाएगा। एंड फिर ये जजिया लगाया क्यों गया? देन ऑब्वियसली एम्पायर की जो कंडीशन है, ट्रेजरी की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। एंड देयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने का ट्राई जो है ये जुल्फिकार खान ने थोड़ा बहुत किया, जिसका क्रेडिट देना भी पड़ेगा। दिस इज बेसिकली जुल्फिकार खान का ही फोटो। तो इजरा नाम की एक नई सिस्टम जो है वो अब हमको एम्पायर में आती हुई दिखाई दी है। एंड व्हाट इज दिस इजरा? तो इजरा समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत जागीर जो है वो समझना पड़ेगा, जो हमने मीडिएवल इंडिया में ही देखा था। बट जागीर सिस्टम इनके उस पर चलती है। जागीर मतलब मुगल में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी या फिर नोबल मैन जो है इनको मनसब बोला जाता है। मनसब इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू, एक है जात एंड दूसरा है सवार। तो अगर आपका जात जो है ये से फॉर एग्जांपल 1000 है तो आपको 1000 सवार जो है वो मेंटेन रखने पड़ते थे। एंड अगर 1000 सवार आपके पास है तो अंडर दाह बिश्ती सिस्टम आपको 2000 घोड़े जो है मेंटेन रखने पड़ेंगे। दाह बिश्ती मीन्स फॉर एवरी 10 सवार आपको बिश्ती 20 घोड़े जो है मेंटेन रखने पड़ेंगे। ऑब्वियसली ये सिस्टम में लेटर ऑन सी अस्पा दू अस्पा ये सिस्टम जो है जहांगीर ने लाई थी। एंड जहांगीर ने ये बोला कि भाई अगर आपके पास 1000 सोल्जर है, 1000 सवार है तो 2000 रखने या फिर 1000 ही रखनी है, मैं आपको बताऊंगा। तो सी अस्पा दू अस्पा सिस्टम भी थी। बट एट एनी गिवन टाइम अगर आपके पास 1000 सवार है तो बेयर मिनिमम 1000 घोड़े तो आपको मेंटेन रखने ही है, उसके बिना वो सवार काम का क्या है, राइट। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास 1000 का जात है, आपको 1000 सोल्जर और 1000 घोड़े मेंटेन कर रखने के लिए एम्पेरर बोल रहा है, तो आपको पैसे भी तो चाहिए। सैलरी का क्या? एंड सैलरी के लिए ही फिर बेसिकली आपको क्या दिया जाता था? जागीर दी जाती थी। ये जागीर जो है ऑब्वियसली इज अ पीस ऑफ लैंड। फिर आप आपके जागीर पे जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन संभालो एंड फिर वहां से रेवेन्यू जमा करो। नाउ यू थिंक कि आपको जागीर जो है वो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में चाहिए या फिर गंगेटिक डोब जो है या फिर इलाहाबाद बेसिकली है वहाँ पे चाहिए। ऑब्वियसली इलाहाबाद में, बिकॉज वहाँ पे फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी करोगे, पैसा कमाओगे, वहीं से तो रेवेन्यू आएगा। बंजर जमीन में जागीर लेके क्या ही करोगे? रेगिस्तान में क्या रेत से खेलना है आपको? तो दैट्स वाई जागीर जो है वो कौन से एरिया में मिलेगी, ये कोई भी नोबलमैन के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता था। ये उसके खुद के प्रेस्टीज के लिए ही नहीं तो मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी के लिए भी, बिकॉज अल्टीमेटली इनका खर्चा पानी जो है यही जागीर से जो है ये नोबलमैन को निकालनी पड़ती थी। एंड दैट्स वाई ये जागीर जो है वो इम्पॉर्टेंट थी। और यही जागीर में जागीरदारी क्राइसिस जो है औरंगजेब के टाइम पे आया था। जागीरदारी क्राइसिस इन द सेंस दैट जब आपने दक्खन पे अटैक किया, दक्खन के बहुत सारे हिंदू नोबेल, इस्लामिक नोबेल आपके नोबिलिटी में आ गए एंड फिर आपने वहाँ पे मनसबदारी इंप्लीमेंट की। बट भाई दक्खन वाला लैंड तो निहायत ही एरिड लैंड है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये इंडिया में आज भी फार्मिंग सुसाइड के टॉप 3 स्टेट है। तो यहाँ पे पानी ही नहीं है एंड पानी ही नहीं है तो यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड या फिर जागीर चाहिए किसको? अनफॉर्चुनेटली औरंगजेब कभी रियलाइज ही नहीं कर पाया। औरंगजेब को ये पता ही नहीं चला कि शिवाजी महाराज ये वाले एरिया में रेड क्यों डालते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते थे, बीजापुर, गोलकोंडा ये वाले एरिया जो है बार बार रेड क्यों डालते थे एक दूसरे के ऊपर, एग्रीकल्चर पे फोकस क्यों नहीं करते थे? बिकॉज बंजर लैंड है एंड व्हेन योर लैंड इज इनफर्टाइल, जहाँ पे बेसिकली खाना पीना या फिर फूड क्रॉप नहीं आएंगे, तो ये वाला लैंड चाहिए किसको? तो औरंगजेब ने तो बड़ी शान से मुगलों में मराठा नोबिलिटी एंड डेक्कन की इस्लामिक नोबिलिटी भर दी और उनको वहीं पे जागीर देने चालू किया। बट जैसे ही जागीर मिले वो नोबिलिटी ने रिवॉल्ट करने चालू कि भाई हमको नहीं चाहिए ये वाला ज़मीन का टुकड़ा है, फिर यहाँ पे जागीर, यहाँ पे क्या आता है? तो फॉर दैट पर्पस फिर अल्टीमेटली औरंगजेब ने ये नोबिलिटी को नॉर्थ में जागीर देनी चालू की। बट नॉर्थ में जागीर किधर है? वो तो पहले के सुल्तान पहले ही बांट चुके हैं। तो दैट्स अल्टीमेटली औरंगजेब को जो नॉर्थ में जागीर दी थी उनका बंटवारा करना पड़ा।
उनको तोड़ा एंड पहले की एक जो बड़ी जागीर जो एक बंदे के पास थी उसमें से आधी जागीर निकाल के एक नए नोबलमैन को दे दी, जिसके वजह से अल्टीमेटली जागीरदारी क्राइसिस है वो आया। मतलब मोर नंबर ऑफ जागीरदार, मोर नंबर ऑफ नोबलमैन एंड लेस नंबर ऑफ दी जागीर, एंड दैट्स अ पीस ऑफ लैंड। इसके ऊपर जो है बेसिकली अब जागीरदारों के बीच में क्या हो गया, झगड़े चालू हो गए, जिसी की वजह से तो ये मुगल के कोर्ट में फैक्शनलिज्म बढ़ा। अल्टीमेटली ये जागीरदारी एक मनसबदार था, एंड मनसबदार मतलब मुगलों का मिलिट्री कमांडर, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली ये जागीरदारी क्राइसिस जो है इसी के वजह से पूरे के पूरे कंट्री में अग्रेरियन क्राइसिस भी लग गए, एंड उसी के साथ साथ जो है पूरे के पूरे कंट्री में इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो भी आया। बिकॉज अगर जागीरदार अपने लैंड को लेके झगड़ा कर रहा है तो उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। एंड फिर चलो अगर जागीरदार ने मान भी लिया कि बंटवारा हो चुका है भाई, तो बंटवारा करने के बाद जो नया जागीरदार आएगा वो भी एक्सप्लॉइटेशन करेगा, भाई पैसा दो, एंड जो पुराना जागीरदार है जिसके पास बड़ा पीस ऑफ लैंड था अब छोटा हो गया, वो तो बचे हुए पीस ऑफ लैंड में से उतना ही पैसा निकालने की कोशिश करेगा ना जितना बड़े लैंड में से आ रहा था। तो इन दैट कैपेसिटी अल्टीमेटली बोझ किस पे आएगा, फार्मर के ऊपर। फार्मर खेती बाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे, अग्रेरियन क्राइसिस आएगा, एंड अल्टीमेटली फिर जब अग्रेरियन क्राइसिस है मतलब खाना पीना ही नहीं है, रेवेन्यू ही नहीं है, तो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो भी आपके ऊपर आएगा। एंड यही क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए इन लोगों ने एक नई सिस्टम जो है दैट इज इजरा या फिर इजारदारी सिस्टम जो ये लाई। ये इजरा या फिर इजारदारी सिस्टम, इसको रेवेन्यू फार्मिंग बोला जाता है। तो रैदर देन एम्परर गिविंग अ पर्टिकुलर जागीर, एम्परर एक पर्टिकुलर जागीर एक बंदे को देने के बजाय एम्परर ने या फिर जुल्फिकार खान ने पॉलिसी रिवर्स कर दी। इन्होंने लैंड को ऑक्शन करना चालू किया। तो इन्होंने सीधा सीधा बोला कि भाई देखो ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, जागीर है, अब ये किसको देनी है ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये ओपन है। तो जो बंदा इंटरेस्ट है वो जागीर में जाए, एक असेसमेंट लगाए कि कितना पैसा कमा सकता है, और एक असेसमेंट लगाए कि हमको मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कितना दे सकता है। हाईएस्ट बिडर जो रहेगा, जो बोलेगा कि भाई वो जागीर में से हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो सेंटर को लाके देगा, उस बंदे को हम वो जागीर देंगे। तो सुल्तान ने या फिर बादशाह ने एंड जुल्फिकार खान ने बेसिकली अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको श्रग ऑफ कर दिया। पहले के ज़माने में यही बादशाह जो है डिसाइड करता था कौन सी जागीर किसको देना है, एंड ऑब्वियसली इट वाज अ टूल ऑफ द पॉलिटिकल पैट्रोनेज, जिसका वजह से सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांडर आपके अंडर रहते थे। हाउएवर जब ये इजारदारी सिस्टम आई तो ऑब्वियसली लैंड ओपन हो गए, लैंड ऑक्शन ऑफ होने लग गए, एंड लैंड ओपन होंगे या फिर लैंड ऑक्शन ऑफ होंगे देन ऑब्वियसली गड़बड़ जो है वो होंगी। क्यों होंगी? बिकॉज ऑब्वियसली फिर जो लॉयल्टी वो मिलिट्री कमांडर ने बादशाह को दी थी वो चली गई। उसको पता है कि भाई अब बादशाह को लॉयल्टी या फिर बादशाह के तलवे चाटने की जरूरत नहीं हम लोगों को, बादशाह तो ओपन ऑक्शन कर रहा है, तो ओपन ऑक्शन में बिडिंग हाईएस्ट करेंगे, बादशाह के पास तो वैसे भी पैसा नहीं है, तो अगर हाईएस्ट बिडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली वो लैंड हमको मिलेगा। एंड यही चीज़ की वजह से अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पैट्रोनाइजेशन का टूल तो इनके हाथ से चला गया। बट वर्स्ट, आपने जो बेसिकली बोला कि भाई ये जागीर जो है उसका आप असेसमेंट करो, अब वो बेसिकली नोबेलमैन, उसको थोड़ी ना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ अक्ल है, वो तो बस ऊपर से देख के मुंह बोली रकम वहाँ पे बोल देता था। बट अल्टीमेटली आपने मुंह बोली रकम वहाँ पे भले ही बोली है, उतना देना भी तो बनता है। अगर आप बादशाह को उतना पैसा नहीं दोगे तो बादशाह पकड़ के आप ही का सर काटेगा। एंड दैट्स जो हाईएस्ट बोली लगती थी कि भाई इस पर्टिकुलर लैंड से 50 लाख देंगे, 70 लाख देंगे, उतना पैसा तो इस लैंड से आना भी तो चाहिए, वो आता ही नहीं था। बट अल्टीमेटली वो लाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए पीजेंट एंड यहाँ पे बैठे हुए छोटे छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर एट्रॉसिटी करना जो है ये इजरा के ओनर ने अब चालू कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि अल्टीमेटली नोबिलिटी एंड मुगल एम्पायर इनका डिस्ट्रस्ट तो बढ़ा ही, बट उसके साथ साथ जो अग्रेरियन क्राइसिस औरंगजेब के टाइम पे पहले ही डेवलप हो चुका था, वॉर वर्स्ट ऑफ हुआ। वो बेचारा बैठा हुआ पीजेंट करेगा तो करेगा क्या? उसका एक लैंड है, सबसे पहले उसको अपने विलेज लैंडलॉर्ड से पाला पड़ना है, फिर उसको बेसिकली बड़े बड़े जागीरदार है उनसे पाला पड़ना है, फिर अब नए इजारदार आके बैठे उनसे पाला पड़ना है, एंड फिर बचा कुचा चीज़ जो मुगल एम्पायर जो वो सकअप कर रहा है, वो वसूल रहा है। एंड दैट्स व्हाई बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1714 1715 जो इंडिया में रेट ऑफ टैक्सेशन है वो पहुंच गया ऑलमोस्ट 80 to 90% पे। और 80 to 90% अगर आप पीजेंट से वसूल रहे हो तो वो खेती बाड़ी क्यों करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। एंड दैट्स व्हाई फिर अग्रेरियन क्राइसिस जो औरंगजेब के टाइम पे ही डेवलप हो गया था वो और वर्स ऑफ होना जो है चालू हो गया, वो और खराब होना जो है चालू हो गया। एंड दैट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द जहांगीर शाह। जहांगीर शाह के बाद में अल्टीमेटली वी कैन सी ये दैट इज बेसिकली फारूक सीआर केम, बट ऑब्वियसली आज के लिए रोकते हैं। आई नीडेड टू फिनिश इट अप बट इट्स ऑलमोस्ट नाउ व्हाट 1:05 राइट।
1 आवर्स का ही स्लॉट है हमारे पास, तो आई कैन नॉट स्ट्रेच इट अप। तो ये बेसिकली फारूक सीआर एंड देयर आफ्टर मोहम्मद शाह रंगीला कल वाले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। टुडे विल स्टॉप ओवर हियर। अगेन जाने से पहले जो है बेसिकली द न्यू बैच जो हमने 17 जुलाई से ही लॉन्च कर दी थी, नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन ऑन द 31st ऑफ जुलाई। एंड ऑब्वियसली अब इसके ऊपर हम पहले भी बहुत सारी बातें जो है कर ही चुके हैं कि इस पर्टिकुलर बैच में जो है आपको दोनों का एक्सेस रहेगा। दोनों का एक्सेस मतलब आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी एंड फाउंडेशन के लेक्चर भी मिलेगी। एंड सिंस आई हैव माई सेल्फ स्कोर 300+ इन हिस्ट्री ऑप्शनल, तो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर बैच जो है मैंने उस हिसाब से ही डिज़ाइन करके रखा है, इसका कंटेंट भी उस हिसाब से ही डिज़ाइन करके रखा है कि आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएंगी। जब आप लेक्चर देखोगे तो मैं आपको प्रोसेसेस समझाऊंगा, मैं आपको बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट इवेंट कंसेप्ट फैक्ट समझाऊंगा, जिसकी वजह से आप में कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड क्रिटिकल एनालिसिस जो आएगा, आपको समझ में आएगा कि बुक में लिखी हुई चीज़ है या फिर नोट्स में लिखी हुई चीज़ है, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या था, ये चीज़ें लिखी क्यों है, एंड फिर ये प्रोसेसेस एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुई, जिसका वजह से क्रिटिकल एनालिटिकल मोड जो आपके दिमाग में एक्टिवेट होगा, जिसका हेल्प जो आपको 300+ मार्क्स लाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो हरी अप गाइस, वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन ऑन द 31st ऑफ जुलाई। बैच मैंने ऐसे 17 जुलाई को ही लॉन्च किया था, बट अभी के लिए ओरिएंटेशन सेशन ही चल रहा है। ये ओरिएंटेशन सेशन खत्म होंगे हमारे बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 25-26 जुलाई एंड 25-26 से जो एक्चुअल मॉडर्न इंडिया के लेक्चर जो है दैट वी आर गोइंग टू बिगिन विद। सो आई होप टू सी यू गाइज इन आवर लेक्चर if you belong to the history optional, and if you do not belong to the history optional, then please pass the word for me. The batch is getting closed very soon, and that will be it from my side guys. ठीक है, थोड़ा सा abruptly बंद करना पड़ा, सॉरी अबाउट दैट, बट ठीक है, बचे हुए जो 2 टॉपिक है मैं कल ले लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लेक्चर एक्सटेंड कर लेंगे, बट अभी के लिए 1 घंटा जो है दैट इज द टाइम स्लॉट दैट वी हैव गॉट। ओके, तो चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए वी विल बी स्टॉपिंग ओवर हियर। अगेन जाने से पहले विल गेट द PPT ऑफ दिस लेक्चर ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड फिर इंस्टाग्राम के ऊपर यू कैन आस्क मी योर डाउट, जो भी अगर आपके पर्सनल डाउट रहेंगे तो आज के लिए फिर विल स्टॉप, बट डिक्लाइन ऑफ मुगल विल कंटिन्यू टुमारो, एंड टुमारो ऑनवर्ड जो हम लोग फारूक सीआर का रेन एंड फारूक सीआर के रेन के साथ साथ फिर मोहम्मद शाह रंगीला का रेन जो उसको थोड़ा सा इलेबोरेटली फिर कवर करेंगे। आई गेस कल भी फिर वो 40-50 मिनट 1 घंटा खाएगा ही, तो रादर देन 2 लेक्चर अब हमको 3 लेक्चर खींचने पड़ेंगे, बट विल जस्ट कंप्लीट इट अप, ताकि आपको जो है कोई भी प्रिपरेशन में डाउट जो है वो ना रहे, सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आए। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, विल मीट अगेन टुमारो, एंड अगेन जाने से पहले टेलीग्राम चैनल पे विल बी गेटिंग द PPT। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।